ठीक है लोगों, हमारे देश चारों तरफ से लूटे जा रहे हैं और इसमें मदद कर रहे हैं भ्रष्ट, बेईमान मार्क्सवादी, समाजवादी, वामपंथी और वोक राजनेता। और वे तो स्थानीय गरीब लोगों की भी मदद नहीं कर रहे हैं। वे तीसरी दुनिया की संस्कृतियों से लोगों को ला रहे हैं, जहां जीवन बहुत कठिन है, जहां लोग सिर्फ एक रोटी या एक केले के लिए एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। ऐसे लोगों को हमारे अमीर, समृद्ध, कल्याणकारी देशों में लाया जा रहा है और उन्हें इस तरह के चेक दिए जा रहे हैं, लो ये पैसे रखो। जबकि आप और आम लोग, जिनकी इन देशों से गहरी जड़ें हैं, चाहे वे कोई भी हों, चाहे वे ब्रिटिश हो, ऑस्ट्रेलियाई हो, कनाडाई हो और अब तो यहाँ तक कि अमेरिकी भी, जो एक गर्वित पूंजीवादी देश था, उसे भी समाजवादी मार्क्सवादी यूटोपिया की ओर धकेला जा रहा है। और एक बात जो इतिहास ने हमें दिखाई है, जैसा कि मार्गरेट थैचर ने बहुत खूबसूरती से कहा था, समाजवाद पहले कुछ सालों तक काम करता है, सबको पैसे मिल रहे हैं, क्या यह खूबसूरत नहीं है? मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस घर पर बैठो और यही करो। आखिरकार आप दूसरों का पैसा खत्म कर देते हैं, अमीर चले जाते हैं, उत्पादकता गिरती है, नौकरियां नहीं रहती और सरकारी सहायता पर निर्भरता बढ़ती है। ये गिरावट का दुष्चक्र है जिसमें फंसना और बाहर निकलना मुश्किल है। राष्ट्रपति ट्रंप की बात सुनिए। अमेरिका में हो रही इस बड़े कल्याण घोटाले पर मुझे और भी बहुत कुछ कहना है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा घोटाला हो रहा है। सोचिए, इसे उजागर कौन कर रहा है? सरकार नहीं, जिसका काम यह करना है, जिसका काम करदाताओं की मेहनत की कमाई की सुरक्षा करना है। नहीं, क्योंकि वे वोट खरीदने में व्यस्त है। इन वोकस्तानी लोगों के लिए यह क्रूर किस्मत का मोड़ है कि हमारे युवा किशोर खुद ही मामले को अपने हाथ में ले रहे हैं। निक शर्ली अमेरिका में है, पीट सी और ड्रू पावलॉव ऑस्ट्रेलिया में। पहले मैं राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में बताता हूं। जो वह कह रहे हैं उसे कहना असभ्य नहीं है। वो जो कह रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। सुनिए। और वे कुछ भी योगदान नहीं देते। सरकारी सहायता लगभग 88% है। वे कुछ भी योगदान नहीं देते। मैं उन्हें अपने देश में नहीं चाहता, मैं सच कह रहा हूँ। राजनीतिक रूप से सही नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उन्हें अपने देश में नहीं चाहता। उनका देश किसी वजह से ही खराब है। उनका देश बदबू मारता है और हम उन्हें अपने देश में नहीं चाहते। मैं ये बात दूसरे देशों के बारे में भी कह सकता हूँ। मैं ये बात अन्य देशों के लिए भी कह सकता हूँ। हम उनकी मदद नहीं चाहते, हमें अपना देश फिर से बनाना है। हमारा देश नाजुक मोड़ पर है। हम गलत दिशा में जा सकते हैं। हम एक नाजुक मोड़ पर हैं। मुझे नहीं पता लोग मेरी ये बात बुरा मानेंगे या नहीं, लेकिन मैं कहना हूँ, हम किसी भी दिशा में जा सकते हैं और अगर हम अपने देश में कचरा लेते रहे तो हम गलत दिशा में ही जाएंगे। इल्हान उमर कचरा है, वो कचरा है, उसके दोस्त कचरा है। ये लोग ऐसे नहीं है जो काम करते हैं। ये लोग ऐसे नहीं है जो कहते हैं चलो आगे बढ़ते हैं, आओ इस जगह को महान बनाते हैं। ये लोग सिर्फ शिकायत करने वाले लोग हैं और कुछ नहीं करते। ये लोग शिकायत करते हैं जबकि जहां से आए हैं वहां कुछ नहीं था। जानते हो, ये लोग स्वर्ग से आए हैं और बोले कि ये स्वर्ग नहीं है, लेकिन जब ये नर्क से आते हैं। अगर कोई नॉर्वेजियन बोले तुम्हारी सड़कों पर गंदगी है, तुम्हारे टॉप 1% के बीच, तुम्हारे अभिजात्य वर्ग और तुम्हारे कामकाजी वर्ग के बीच एक बढ़ती हुई खाई है, मैं कहूंगा ठीक है, जानते हो क्या? हमें बताओ दोस्तों, हम इसे कैसे ठीक करें? पर सोचो, हमें उपदेश कौन दे रहा है? ऐसे लोग जो असफल देशों से आ रहे हैं, ऐसे लोग जो 21वीं सदी में भी मिट्टी की झोपड़ियों में रहते हैं। वे हमें सिखा रहे हैं कि अपने देशों को कैसे चलाना है। अफसोस नहीं, मुझे आपसे कुछ सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको अपने समय का 1 सेकंड भी देने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। नरक। और वे शिकायत करते हैं और सिर्फ रोना धोना करते हैं और हम उन्हें अपने देश में नहीं चाहते। उन्हें वहीं लौटने दो जहां से आए हैं और उसे सुधारें। यूएसए, यूएसए। चलो दोस्तों, हमें निर्दयी होना होगा, हमें निर्दयी होना होगा। इसे देखो। फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने ये पोस्ट किया। आंकड़े झूठ नहीं बोलते दोस्तों। कनाडा और मेक्सिको से अमेरिका आने वाले लोग $500 मिलियन से ज्यादा का
शुद्ध योगदान देते हैं। स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। स्वीडन की हालत खराब है क्योंकि उन्होंने तीसरी दुनिया के प्रवासियों के लिए सीमाएं खोल दी थीं। ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया सहित और जापान दोनों की रकम $500,000 से अधिक है। यूके, वही यूके जो कर्ज में डूबा हुआ है, जिसकी मुख्य बाजार तबाह हो रही है। वही यूके, वहां के मूल ब्रिटिश लोग जब अमेरिका जाते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया आते हैं, तो वे इन देशों को समृद्ध बनाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे देश हैं, है ना? अब सबसे नीचे सोमालिया है। $1.1 मिलियन का शुद्ध नुकसान। कैरेबियन, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, उप सहारा अफ्रीका, मध्य और उत्तर अफ्रीका। क्यों? एक समय आएगा जब आप कहेंगे, माफ कीजिए दोस्तों, ये टिकाऊ नहीं है। अगर बाल्टी में छेद है तो चाहे आप उसमें कितना भी पानी डालें, वो टिकेगा नहीं। साधारण अर्थशास्त्र। मुझे प्रतिनिधि ब्रेंडन गिल बहुत पसंद है, इन्हें सुनिए। हमने दशकों से बड़े पैमाने पर पलायन देखा है, जिसमें सोमालिया के लोग भी शामिल हैं। इसका नतीजा क्या रहा? पिछले कुछ ही महीनों में हमने सोमाली धोखाधड़ी घोटाला देखा है। अमेरिकी जनता तब गुस्सा होती है जब वे देखते हैं कि उनके टैक्स के अरबों डॉलर का धन शोधन किया जा रहा है और वो पैसा उनसे चुराया जा रहा है। 9 अरब डॉलर। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ये पैसे सोमालिया भेजे जा रहे हैं और इसमें सोमालिया के राष्ट्रपति भी शामिल हैं। क्या यह हैरान करने वाला नहीं है? तो इस मोर्चे पर हमारे पास और भी बड़ी खबरें हैं। निक शर्ली, एक सुपरस्टार किशोर, जिसने मिनेसोटा में सोमाली समुदाय के हाथों हुए इस बड़े वेलफेयर घोटाले का पर्दाफाश किया। देखिए, निक शर्ली द्वारा उजागर एक और फर्जी डेकेयर मालिक पर मिनेसोटा में औपचारिक अभियोग दायर किया गया है। तो औपचारिक अभियोग दायर हुआ है। फहीमा एगा महमूद पर इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी और साजिश के तहत $4.6 मिलियन चुराने का आरोप है। देखिए दोस्तों, $4.6 मिलियन। मैंने कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे। मैंने हमेशा मेहनत की है। इन्हें देखिए, इस डॉक्टर को देखिए, इस इंजीनियर को देखिए। लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? ये है निक शर्ली। सुनते हैं। भविष्य के नेता, अर्ली लर्निंग सेंटर। इस इमारत को $3 मिलियन से भी ज्यादा मिले। नमस्ते। आप कैसे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मैं अपने बेटे छोटे जोई को यहाँ ला सकता हूँ? क्या इसके लिए कोई कागजी कार्यवाही है? क्या मैं डे केयर देख सकता हूँ? नहीं, मैं डे केयर क्यों नहीं देख सकता? मजाक है। लेकिन अगर मैं कोई कागज या दस्तावेज नहीं ला सकता जिससे बेटे जोई को डे केयर में दाखिला दिला सकूं, हम सच में जोई को यहाँ दाखिल कराना चाहते हैं। शायद उसे समझ नहीं आ रहा। बेचारा जोई नहीं जा सकेगा। इस डे केयर के बारे में हमने बहुत अच्छी बातें सुनी है। ये नान नहीं है। असल में मैं आपका विजिटिंग कार्ड लेना चाहूंगा। जब मैं वापस आऊंगी तो आपको दूंगी। क्या मैं किसी से बात कर सकता हूँ? बच्चे कहाँ है? क्या आज यहाँ बच्चे हैं? नहीं। कोई बच्चे नहीं है? हाँ। यहाँ बच्चे क्यों नहीं हैं? हम इतने सख्त हैं कि छोड़ते ही नहीं। क्या मेरा बेटा छोटा जोई यहाँ दोस्तों संग खेल सकेगा? नहीं। क्योंकि यहाँ कोई बच्चे नहीं हैं। सच कहूँ तो मैं अपने बच्चों को यहाँ नहीं छोड़ता, भले ही ये वैध ही क्यों ना हो। नहीं, छोटे जोई का कोई दोस्त नहीं। हाँ, दत्तेरे की। खैर, आपका दिन शुभ हो। छोटे जोई को उस डे केयर में नहीं लिया जाएगा। जोई अभी भी बेघर है। जोई अब भी डे केयर ढूंढ रही है। आइए निक शर्ली को सुनते हैं। एक बड़ा खुलासा करती है। ये महिला गोरी दिखती है। मुझे लगता है कि ये भी इस धोखाधड़ी में शामिल रही होगी। और फिर से देखिए, ये नस्लवादी नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलियाई और मूल निवासी शामिल हैं तो उन्हें भी जेल भेजो। मजेदार ये है कि अगर वे ये अकेले करते, अन्य जातीय अल्पसंख्यकों के साथ मिली भगत किए बिना के, तो उन्हें सजा मिल जाती। लेकिन क्योंकि वे विदेशियों, प्रवासियों, विदेशी पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ मिले हुए हैं, इसलिए वे उन्हें छूना भी नहीं चाहते। वो कार्यक्रम का चेहरा नहीं बन सकती। 90 और लोग हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है, शायद इल्हान उमर भी। हाँ बिल्कुल, इल्हान का कहना है कि उन्हें इस धोखाधड़ी की जानकारी नहीं थी। अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। उन्हें पता था।
आज उन्होंने फीडिंग आवर फ्यूचर से जुड़ी एक महिला पर आपराधिक आरोप लगाए, जिनकी डे केयर का इस्तेमाल धोखाधड़ी में हुआ था। मैंने अपने वायरल वीडियो में उसकी डे केयर का खुलासा किया था और उस व्यक्ति पर अब आरोप लगे हैं। इसी डे केयर का इस्तेमाल फीडिंग आवर फ्यूचर चलाने में हुआ था। ठीक है, और आप कहते हैं निक कि आपने जांच की है, रिसर्च की है, और आप कहते हैं बिल्कुल ओमार को पता था। वो दोस्तों, मैं नहीं कर सकता, शायद आपके साथ भी यही है। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि इल्हान उमर पर इमिग्रेशन फ्रॉड लगे। अगर यह सच है तो मुझे भी लगता है, वरना हमें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर यह सच नहीं है तो यह बहुत गंदा आरोप है। मुझे सच में लगता है कि यह सच है, क्योंकि मैं जानता हूं लोग ग्रीन कार्ड और नागरिकता के लिए कुछ भी करते हैं। तुम समझते नहीं हो, सफेद लोग नहीं समझते कि तीसरी दुनिया के देशों में लोग कितने मजबूर होते हैं। तुम समझते नहीं हो, जब आपको सड़कों पर शौच करना पड़ता है तो सोचो वो लोग तुम्हारे शानदार देशों में जाने के लिए क्या क्या नहीं करेंगे। बस यूरोप को देख लो। वो आएंगे, वो आते रहेंगे, वो आते रहेंगे। जैसे ज़ॉम्बी हमला हो, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप साफ मना नहीं कर देते। क्या आपको लगता है वो अंदर आकर अचानक अमेरिकन बन जाएंगे? अमेरिका क्या है? कोई भी देश क्या है? ऑस्ट्रेलियाई या अमेरिकी होने का क्या मतलब है? देशों को अपनी संस्थाएं स्थापित करने में सदियां लग जाती हैं। वे संस्थाएं, वे राजनीतिक संस्थाएं, सब कुछ, ये सारी संस्थाएं वे स्थापित करते हैं। समय के साथ दशकों में, कई पीढ़ियों में स्थापित होती हैं, और वे पीढ़ियां कुछ मूल्यों पर सहमत होती हैं। मैं इस किताब की बार बार सिफारिश करता हूं। कृपया इस किताब को पढ़ें। मेरा ख्याल है इसका नाम ऑस्ट्रेलिया है, जिसे टोनी एबॉट ने लिखा है। शानदार किताब। ये आपको बताती है कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे यहाँ सफल लोगों को नीचे खींचने वाली मानसिकता क्यों है। ये आपको बताती है कि हम अमेरिकियों से कैसे थोड़े अलग हैं और ब्रिटिश लोगों से कैसे थोड़े अलग हैं। ये सूक्ष्म अंतर और मूल्य हमारे समाज और हमारे देशों को आकार देते हैं। अब आप लोग सोमालिया और अफगानिस्तान से लोगों को ला रहे हैं, जैसा हमारे प्रधानमंत्री, घटिया प्रधानमंत्री कहते हैं। मैं प्रवासी और ऑस्ट्रेलियाई में कोई अंतर नहीं देखता। वे मूल्य हमारे समाज को आकार देते हैं। ये बात अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। आप जानते हैं, अगर आपको पहले कोई शक था तो अब कोई शक नहीं है। सबूत सामने है। अपने मोहल्लों को देखिए, वे सचमुच बिखर रहे हैं। हमारे पास भी निक शर्ली जैसा एक व्यक्ति है। उसका नाम है पीट जेड। वह निक शर्ली से प्रेरित हुआ, और हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक राष्ट्रीय विकलांगता योजना है, जहाँ ये ठेकेदार, जो ज़्यादातर विदेशी मूल के हैं, वही तरह की धोखाधड़ी कर रहे हैं जैसी आपने मिनीसोटा में सोमालियों के हाथों देखी थी। तो इसे सुनिए, इसे देखिए। पीट सी, इसे ज़रा देखिए। वो वीडियो कहाँ है? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसे देखिए। हमने देखा, हमने उसे बाहर जाते हुए देखा, हमने उसे देखा। हिजाबी अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, अच्छा नहीं लग रहा है। उसे कल बाहर जाते हुए मैंने उससे पूछा कि क्या यह आदमी जो $3,40,000 चुराने वाला ये कारोबार चला रहा है, तो ये जनहित का मामला है। मुझे फिल्माना बंद करो। हम बस जमाल के बारे में पूछने की कोशिश कर रहे हैं। चलो तिया से पूछते हैं। हम जमाल की आज्ञाकारिता जानना चाहते हैं। मैंने क्या कहा था? उसने फ्रीडम केयर ग्रुप से $3.4 लाख चुराए। जैसे क्या? उसने बताया। हमने देखा, हमने उसे बाहर जाते हुए देखा, हमने उसे कल बाहर जाते देखा, हमने उसे कल बाहर जाते हुए देखा, साफ तौर पर इसी दरवाजे से, साफ तौर पर इसी दरवाजे से। हम ये सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तुम बहुत चालाकी से खेल रहे हो, ये मानना पड़ेगा। बहुत चालाक और ईमानदार है। उसने अच्छा किया। छुपाने के लिए कुछ नहीं। क्या वो पुलिस को बुला रही है, या हम बस ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो पुलिस को बुला रही है? क्या आप अभी पुष्टि कर सकते हैं कि आप जमाल के लिए बिजनेस नहीं चला रहे हैं? उसने आपको बस डायरेक्टर के तौर पर नहीं बैठाया है। ठीक है, ठीक है। क्या आप अपनी माँ की कसम खा सकते हैं? मैं? इसलिए आपकी माँ की कसम? ये मेरी माँ की कसम है। नहीं, आप मेरी माँ की कसम की चिंता मत करो। नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम माँ की कसम खाओ। क्यों? क्योंकि तुमने कहा था कि ये सच है। मुझे नहीं पता मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ। लेकिन तुमने मेरी माँ की कसम खाई थी। तुम मुझसे क्या करने के लिए कह रहे हो? नहीं, मैंने कहा था अपनी माँ की कसम खाओ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मेरी माँ की कसम मत खाओ, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। तो मेरी माँ की कसम मत खाओ, अपनी माँ की कसम और मेरी माँ की कसम। वो नहीं बांधता, मेरी माँ की कसम मत खाओ। ये सब तुमने शुरू किया तो तुम्हें अपनी मम्मी की नहीं मिलेगी।
क्या तुम्हें पता है अब तुम मुझे क्यों धमका रहे हो? मैं तैयार नहीं हूँ। ये धमकी नहीं है तो फिर क्या है? तुम बताकर क्यों धमका रहे हो? मैं तुम्हें किसी भी चीज से धमका नहीं रहा हूं, मैं नहीं कर रहा। देखो ये लड़का होशियार है, ये लड़का होशियार है। हमने पता लगाया कि यहाँ बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। सुनो, हमें वुडू शैली की एक ओझा मिली है जिसे आप अभी देखने वाले हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई टैक्स पेयर्स की फंडिंग से विकलांगता सेवाएं चला रही है, जबकि वह एक प्रतिभागी की संदिग्ध मौत की जांच में है। दोस्तों, ये बहुत भयानक है। ये हमारी सरकारों की निकम्मता का सबूत है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैसा उनका नहीं, एंथनी एल्बर्ट ग्रीसी का नहीं, बल्कि हमारे जेब से जा रहा है। ये मैं एक ठग को अवार्ड देते हुए हूं। मार्शा, सबसे ज्यादा मुनाफे वाला बिजनेस दुनिया में। एक प्रदर्शनकारी द्वारा हमला किया जाना। मरीन फारूकी, क्या आपके पास एनडीआईएस धोखाधड़ी के बारे में कुछ कहने के लिए है और आपने इसके खिलाफ वोट क्यों दिया? ये पाकिस्तानी मूल की यह शासन मरीन फारूकी एक कट्टर वामपंथी और वोक सोच वाली है। वह ग्रीन्स पार्टी की डिप्टी लीडर या लीडर है। ग्रीन्स पार्टी के लोग अजीब होते हैं। तो पॉलिन हैंसन ने इस बड़े जटिल घोटाले एनडीआईएस घोटाले की जांच की मांग की। मरीन फारूकी ने इसके खिलाफ वोट दिया। क्यों? कोई क्यों कहेगा कि मैं संभावित धोखाधड़ी की जांच नहीं चाहता? ऐसा कोई क्यों कहेगा? धोखाधड़ी गलत है, सब सहमत हैं। क्या आपको यह नहीं कहना चाहिए कि कोई धोखाधड़ी नहीं है? यह कहना एक बात है कि कोई धोखाधड़ी नहीं है। ये षड्यंत्र सिद्धांत है, क्यों न जांच करवाएं? नहीं, वे जानते हैं, क्योंकि वे एक समाजवादी आदर्श राज्य बना रहे हैं। वे संपत्ति का पुनर्वितरण कर रहे हैं, लेकिन ये मूर्ख नहीं समझते कि आप दूसरों के पैसे का वितरण या उपयोग नहीं कर सकते। एक आदमी का सामना करना जिसने $3,40,000 चुराए। मुझे फिल्माना बंद करो। हम बस जमाल के बारे में पूछ रहे हैं। चलो तैयार है, हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो ये एक लंबा वीडियो है, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में शामिल कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं। मेरा मतलब है, मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये बहुत बड़ा है। यहाँ एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। अब लोगों का सब्र टूट चुका है दोस्तों, हमारा भी। मेहनत करने का क्या फायदा? हर दिन उठकर मेहनत करने और टैक्स देने का क्या फायदा? घर पर ही क्यों ना रहे? ऑस्ट्रेलिया की स्थिति बहुत खराब है। वहाँ किसी ने गणना की थी, एक प्रवासी परिवार जिसमें 3 बच्चे हैं, ठीक है? एक प्रवासी परिवार जिसमें 3 बच्चे हैं, उसे पूरे परिवार के लिए $83,000 मिलेंगे, ठीक है? $83,000। ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति की औसत आय $73,000 या कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी। 70 और $73,000, $73,000। तो आप मुझे फिर से बताइए, मैं अफगानिस्तान से हूँ, मैं अपनी पत्नी को लेकर आया हूँ, मेरे पास 5-6 बच्चे हैं, मुझे $1,00,000 मिलेंगे 1 साल। वो है पत्नी नंबर 1। अगर मैं दूसरी पत्नी रख लूं तो कैसा रहेगा? हमारी सरकारें जानती हैं कि वे बहुविवाह असल में द्विविवाह कर रहे हैं। हमारे कानून उनकी कई शादियों को मान्यता नहीं देते, लेकिन वे गर्लफ्रेंड्स को मान्यता देते हैं, वे बच्चों को मान्यता देते हैं, वे इस्लामिक निकाह मस्जिद में करते हैं। वे यहाँ आकर कहते हैं, इस औरत से 3, उस औरत से 4 बच्चे हैं। फिर वह औरत सेंटरलिंक जाकर पैसे लेने लगती है, और आप लोग आपके टैक्स के पैसे आपकी ही जगह लेने वालों को फंड कर रहे हैं, क्योंकि वे 3-4 छोटे अफगान बच्चे, आप क्या सोचते हैं वे बड़े होकर क्या बनेंगे? मैं बता सकता हूँ, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, उनमें से 99% हैरिस सुल्तान जैसे नहीं होंगे। वे ऑस्ट्रेलिया से नफरत करेंगे, वे ऑस्ट्रेलिया में एक खिलाफत स्थापित करने की दिशा में काम करेंगे, वे ऑस्ट्रेलिया को कमज़ोर और उसका दुरुपयोग करेंगे। जब हम कहेंगे इन्हें देश से निकालो, वे कहेंगे हमने, प्रवासियों ने इस देश को बनाया है, जैसे ब्रिटेन के मुसलमान कहते हैं हमारे पूर्वज यहाँ आए थे। जबकि ऑस्ट्रेलिया में 80 के दशक तक सभी प्रवासी गोरे थे। सभी प्रवासी गोरे और शुरू में एंग्लो थे, जो मुख्यतः ब्रिटेन और न्यूजीलैंड से और कुछ अमेरिका से आए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमें कुछ ग्रीक और इटालियन लोग मिले। तो दोस्तों, इसलिए हमें वन नेशन चाहिए। इसीलिए हमें और 4 साल की ज़रूरत है। मैं जेडी वेंस को लूँगा, मैं लूँगा।
मैं सच में उम्मीद करता हूं कि हमें मार्को रूबियो मिले, लेकिन मैं किसी को भी ले लूंगा, बस कोई डेमोक्रेट नहीं, कोई वामपंथी नहीं दोस्तों, कोई वामपंथी नहीं। वे सब कुछ बर्बाद कर देंगे। वे अपने मार्क्सवादी यूटोपिया की तलाश में इन देशों को तबाह कर देंगे। आखिरकार हम डिस्टोपिया में पहुंचेंगे। मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां सभी पश्चिमी देशभक्त एक साथ आते हैं और अपने विचार साझा करते हैं। हम एक समुदाय बना रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत है और आगे भी पड़ेगी। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या न्यूजीलैंड के देशभक्तों का स्वागत है।